हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए यूपी टेट और सी टेट 2026 के लिए ईवीएस के सेशन के साथ। यानी कि आज के सेशन में आप ईवीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को छोड़िएगा तो आपका रिजल्ट होना थोड़ा सा संदेहप्रद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आज का जो सेशन है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के सेशन में यूपी टेट, सी टेट या फिर आप बात करेंगे झारखंड टेट या फिर बात करेंगे एमपी टेट, सबों के जो ईवीएस का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन का संग्रह मैंने लेकर के आया है। और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास नहीं करिएगा। आपके जो है ना इससे यानी इस वीडियो से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। क्या ये दिल्ली में है, भोपाल में है, या देहरादून में है, या फिर जयपुर में है। तो आपको इसकी जो आंसर है वो आपको पता चलेगा कि जो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक आपने देखा भोपाल वाला, ये दूसरा आ गया कि राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। ये मुख्यालय जो होता है ना, हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण का, ये कहाँ पर है। भोपाल इसका नहीं होगा आंसर, इसका आंसर चला जाएगा देहरादून यानी कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था। इसको आप स्टार मार लीजिए, इसको आप BVI मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके EVS में भी आएंगे, साइंस वाले सेक्टर में भी आएंगे, और जो लोग GK GS की तैयारी कर रहे हैं ना वहाँ पर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि बाघ संरक्षण परियोजना अपने आप में महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका जो आंसर चला जाएगा सही, वो चला जाएगा आपके 1973। ठीक है, 1973 क्या चला जाएगा, 1973। इसमें कन्फ्यूजन आपको दो ही में आता है, एक 1972 में और दूसरा 1973 में। तो आपको आज के बाद से ध्यान में रखना है कि 1973 में भारतीय बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय बाघ संरक्षण परियोजना किस तरह के बाघों के लिए शुरू की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है एशियाई बाघ के लिए। ठीक है, एशियाई बाघ के लिए, और एशियाई बाघ में भी खास करके जो है ना बंगाली टाइगर यानी बंगाली बाघ यानी बंगाली टाइगर जो है ना उसके लिए शुरुआत की गई थी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, C चला जाएगा। क्या है, 1973। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए CDP का फुल नोट्स बन के तैयार है। यानी कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर नोट्स भी साथ साथ में देते चलिए, तो आपको बहुत ही सस्ते और बहुत ही कम दाम में, ठीक है, इतने कम दाम में आपको पूरे मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि भारतवर्ष के किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी संस्थान में इतने कम दाम में इतने बेहतरीन ढंग से बना हुआ नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो नोट्स है ना, इसके पढ़ने के बाद आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर 25 नंबर से कम नंबर इससे टकराते हैं तो आपके ये 99 रुपये भी मैं वापस कर दूंगा। नंबर सेव करके रखे रहिएगा मेरा। ठीक है, ये फुल्ली गारंटी है। मैंने आपसे सिर्फ लागत चार्ज लिया है, क्योंकि आप लोगों को जो है शिक्षा है उसमें कमी ना होना चाहिए। लिखने में जो टाइम वेस्ट है वो बच जाएगा यहाँ से। और इसका मैं एक डेमो वीडियो बना के डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे नोट्स के बारे में, आप वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पर विशेष बातचीत नहीं करना है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। ध्यान में रखिएगा, B12 नहीं पूछा जा रहा है, B2 पूछा जा रहा है। ठीक है, B2 पूछा जा रहा है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो B2 का रासायनिक नाम जो है थायमीन, ये नहीं होगा, नियासिन भी नहीं होगा, स्कर्बिक अम्ल भी नहीं होगा, इसका जो हो जाएगा ना राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने B चला जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रेडियो प्रदूषण कहाँ पाया जाता है। देखिए, वैसे तो केरल जो है ना, ये इसमें बहुत सारे शिक्षित लोग रहते हैं, लेकिन भारत में केरल में ही सबसे ज़्यादा जो है ना रेडियोधर्मी प्रदूषण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका B चला जाएगा। 6वां क्वेश्चन है कि पादप एवं जीव संरक्षण मुख्यतः कहाँ किया जाता है। जिसमें देखिए पादप भी है, दोनों चीज़ें, पादप भी हैं और प्लस में जीव है, दोनों को एक साथ रखा जा रहा है। तो इसका संरक्षण कहाँ किया जाएगा, तो राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B चला जाएगा। ठीक है, 7वां है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 5 मार्च आप कहेंगे नहीं, 10 मार्च आप कहेंगे नहीं, 15 मार्च आप कहेंगे नहीं। इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा 8 मार्च। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि भारत का
पर्यावरण मंत्रालय कहाँ स्थित है? भारत का पर्यावरण मंत्रालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछने की चांसेस पूर्णतः लगभग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो मुंबई हो जाएगा इसका क्या आंसर, या फिर दिल्ली, या फिर कोलकाता, या फिर चेन्नई। तो भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय जो है ना, वह स्थित है आपके नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत की जो राजधानी है ना, वहाँ स्थित है। अगर हम आपसे एक बात पूछें कि भारत की जो राजधानी है दिल्ली से नई दिल्ली, दिल्ली से नई दिल्ली जो किया गया था वो कौन से साल में किया गया था? तो आपके सामने हम ऑप्शन दे देते हैं, 1930, 1931, 1932 और 1933। आप हमें एक बात बताइए कि भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली से नई दिल्ली बनाया गया था कब? आपको ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आइए से क्वेश्चन का जवाब अक्सर बच्चे गलती करते हैं, नहीं दे पाते हैं। आपको जो इसके आंसर हो जाएगी ना 1931 में। आज के बाद ध्यान में रखेंगे कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली से नई दिल्ली बनाई गई थी 1931 में बनाई गई थी। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसको भी स्टार मार लीजिए। मैंने जितने क्वेश्चन का संग्रह लाया है ना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है, या आर.के. सिन्हा को कहा जाता है, या स्वामीनाथन को कहा जाता है, या सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है? तो आप पाएंगे कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है ना, वह आर.के. सिन्हा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? देखिए, जीवाश्म मतलब क्या? जीव का अंश कह सकते हैं ना कि जीवाश्म है, जिसमें जीव का अंश होना उसी को जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, यानी जीव कौन होते हैं? जीव पौधा भी होते हैं और जीव क्या होते हैं? जीव जंतु भी होते हैं। यानी पौधा से बनता है हमारा कोयला, पौधा से क्या बनेगा? कोयला, और जंतु से क्या बनेंगे? पेट्रोल। जंतु से क्या बनेंगे? पेट्रोल। यानी कि जीवाश्म ईंधन में कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ दोनों आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको स्टार मारिए फटाफट। कितने बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये हमसे पूछिए नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम का जो है ना, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने कि 1984 में, 1986 में, 1990 में, 1972 में। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था ना, वो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए 12वां है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नोकरेक एक बायोस्फीयर का नाम है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? असम में, मेघालय में, नागालैंड में और मणिपुर में। इन चारों में से जो सही आंसर चला जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। 13वां है कि सोडियम को किस में रखकर संग्रह किया जाता है? देखिए, दो ऐसे तत्व हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। ठीक है, ये दोनों इतने अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, अभिक्रियाशील तत्व हैं, धातु हैं, ठीक है, कि जिसको हवा में आप खुले में रखिएगा अपने आप जलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये हवा में जो ऑक्सीजन होता है ना, O2, इससे अभिक्रिया कर लेता है। तो इसको पानी में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि पानी में भी H2O होता है, यानी पानी में भी ऑक्सीजन है, वहाँ भी अभिक्रिया कर लेगा। हवा में रखेंगे नहीं, NaCl में घोल के इसको रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ही पदार्थ बच जाता है, केरोसिन, और केरोसिन में इसको डुबो कर रखा जाता है। ये NCERT क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोडियम को किस में रखकर संग्रह किया जाता है? तो आपको आज के बाद ध्यान में रखना है कि केरोसिन तेल में। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर उसको केरोसिन में नहीं रखा जाएगा, जैसे वायु के संपर्क में आएगा वो जलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों 14वां क्वेश्चन है आपके सामने कि गंगा डॉल्फिन किस वर्ग में आता है? क्या मछली, उभयचर, स्तनधारी और सरीसृप? मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर हम नहीं, इसका आंसर आप करेंगे। पहले आप दीजिए, फिर हम आंसर देंगे। आपके सामने हम वेट कर रहे हैं 5 सेकंड के लिए। फटाफट सारे कमेंट बॉक्स को ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर ऐसे टाइप करिए 14, और उसके सामने ABCD जो भी आपका आंसर है उसको आप कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इसका जो आंसर हो जाएगा कि गंगा, और क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन मछली की प्रजाति है। क्या है? मछली की प्रजाति है। लेकिन इसका जो आंसर है ना, ये वर्ग मछली में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये स्तनधारी होते हैं। ये क्या होते हैं? डॉल्फिन जो है ना, ये स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं, इसलिए ये मैमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, स्तनधारी की कैटेगरी में आ जाएंगे, वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, मज़ेदार लग रही है ना, तो एक बार सारे के सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिए। और कल के सेशन में मैं किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से MCQ कराऊँ, ये आप हमें कमेंट के बॉक्स में नीचे कमेंट करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट सारे लोग क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। चलिए 15वां है कि रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? न्यूटन, मैरी क्यूरी, या फिर आइंस्टीन, या रदरफोर्ड? तो आप पाएंगे कि रेडियम
रेडियम की जो खोज की थी ना, ये मैरी क्यूरी होती है। और रेडियम क्या होता है, देखिए नाम से सब लोग परिचित हो या ना हो, लेकिन देखे ज़रूर हैं आप लोग। अक्सर जो है ना शाम के टाइम में या रात के टाइम में सड़क पे चलते हैं, तो जो सड़क की जो लाइट पड़ती है ना, तो रोड पे आप देखिएगा कि चिपका हुआ कुछ पदार्थ जो बल्ब की तरह जलते नज़र आएगा। ठीक है, वो क्या होता है ना कि वो रेडियम लगा होता है, उसी को हम लोग रेडियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियम बोलते हैं। ठीक है, तो वही रेडियम है। इसकी खोज किए थे मैरी क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। 16वां, वायुमंडल का वह भाग जो पौधा को अधिक प्रभाव डालता है क्या कहलाता है? पहली बात तो ये बताइए कि पौधा जो है ना वो कौन से भाग में, कौन से मंडल में उपस्थित होते हैं। तो आप पाएंगे कि जितने भी जीव जंतु है ना वो सारे के सारे क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं, इसीलिए पौधा भी क्षोभ मंडल में होगा। तो वो जो मंडल हो जाएगा ना, जो प्रभाव डालेगा, वो ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि क्षोभ मंडल ही इसका सही आंसर चला जाएगा। 17वां है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, आपके हिसाब से उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। लेकिन ऑप्शन में तो स्वपोषी नाम है ही नहीं। उपभोक्ता है, अपघटन है, उसके बाद उत्पादक है, परजीवी है। तो स्वपोषी क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं, क्योंकि अपना भोजन को खुद उत्पादन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है ना, ये क्या करती है कि उष्मीय ताप को बढ़ाती है, उष्मन को बढ़ाती है, वायुमंडलीय उष्मीयता को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि गर्मी को बढ़ाते हैं। तो ऑक्सीजन तो ठंडक प्रदान करता है, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। इसका अन्य एग्जाम्पल में CFC भी हो जाएगा। ठीक है, CFC भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से 19वां क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में कार्बन टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? भारत में कार्बन टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात। तो भारत में कार्बन टैक्स लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है ना, पहला राज्य वह बना है आपका ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है बी, हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके NCERT के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके NCERT के हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि यूपी टेट की बात कर लेंगे वहाँ, या फिर रीट की बात कर लेंगे, या सीटेट की बात कर लेंगे, कहीं ना कहीं यह जो है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की मात्रा जो है ना 78% होती है। कितनी होती है? 78% होती है। अगर आपसे हम पूछें कि ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा कितनी होती है, तो ये बातें आप हमें कमेंट में बताएंगे कि वातावरण में जहाँ 78% नाइट्रोजन है वहीं ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है। ऑप्शन भी चलिए आपको हम दे देते हैं, 20%, 21%, 22% और 25%। इसमें से कौन सा सही आंसर जाएगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन डाल दीजिएगा और फिर वहाँ पर आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, वैसे फिलहाल जान लीजिए कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% होती है। चलिए दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे EVS के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन EVS का था, और इसमें हमने 20 महत्वपूर्ण सेट को लगाया है, क्वेश्चन को लगाया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाया है। इसमें आपके कितने सही हुए आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जो लोग हमारे ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप का लिंक ले लीजिए, वहाँ से अवश्य ही जुड़ जाइए, क्योंकि आपके यूपी टेट की बात करेंगे उसकी भी, और सीटेट की बात करेंगे, अगली जो सीटेट होने वाली है उसकी भी। दोनों की तैयारी बड़े ही जोर शोर और धूमधाम से करी जा रही है। साथ ही साथ आपके जो BPSC टीचर की जो तैयारी होने वाली है ना, BPSC TRE 4 जो आने वाली है ना, इसकी भी तैयारी जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, टेट से DPY रोशन के साथ।